Hi everybody. Thank you so much for joining in today. Thank you so much for joining on time. My name is Anuj, and I take care of our channel partner trainings. And I welcome you all to this session on monthly partner engagement and knowledge panel. ये सेशन हमारा होता है. This is the monthly session जो dedicated होता है towards markets, towards market की valuations पे हम decide करते हैं, earnings पे हम डिस्कशन करते हैं. उसके बाद बहुत सारे मार्केट मूवमेंट्स पे स्मॉल कैप मिड कैप सारी वैल्यूएशंस चेक करते हैं. उसके बाद हम करंट मार्केट में एसेट एलोकेशन की बात करते हैं. प्लस हम उसमें आगे ये भी देखते हैं कि व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दैट वी हैव इन द करंट मार्केट सिनेरियो. जो आज का जो एजेंडा है मीटिंग का, उसके बारे में मैं दो तीन चीजें बता दूं. कि पहला तो ये है कि हम ये देखेंगे कि जो रिसेंट में मार्केट में करेक्शंस आई हैं उसके बारे में देखेंगे. वाई एफ आई आई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वाई दे आर सेलिंग, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. उसके बाद हम देखेंगे आर द मार्केट स्टिल एक्सपेंसिव, जो पी रेशियोज हैं मार्केट के वो क्या चल रहे हैं. उसके बाद हम कुछ डेट पे डिस्कशन करेंगे. व्हाट आर द की डेट प्रोडक्ट्स दैट वी हैव. एसेट एलोकेशन पे बात करेंगे और करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए डिफरेंट ऑप्शंस अनलिस्टेड में हो चाहे लिस्टेड में हो उसके बारे में बात करेंगे. सो वी हैव टू एक्सपर्ट्स टुडे, मिस्टर फराज हु इज द बिजनेस हेड सेंटिसिटी and Mr. Ishkaran, founding team partner Centicity and chief investment counselor. Welcome, gentlemen, and I welcome you to this session. Ishkaran sir, I think we can start the session now. So, over to you. So before we actually start the session, thank you Anuj for giving an intro and setting the expectation. Now, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि we are in a profession जो एक sales का profession नहीं है. It is knowledge based selling and which is very very critical. और देखिए ये मार्केट ऊपर गई क्यों गई, एफआईआई ने क्यों बेचा, एफआईआई ने क्यों खरीदा, देखिए ये सब इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना बहुत जरूरी है. लेकिन जो मेन जरूरी चीज है कि अगर हम लोग को कुछ एक्स फैक्टर्स मालूम है और हाउ दे आर गोइंग टू प्ले आउट, तो हम लोग को ये अभी क्या हुआ है इसका क्या रिपरकशन होगा और वहां से हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. कनेक्टिंग दीज डॉट्स इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि हम आपको बता देंगे कि एफआईआई ने इस वजह से बेचा, अच्छा ये हो गया है, अब ये हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इन डॉट्स को प्रोडक्ट से नहीं अगर हम लोग ने ज्वाइन किया, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सपोज टू डू, कि जब हम लोग अपने क्लाइंट्स के पास जाएं हम लोग बहुत नॉलेजेबल लग जाएंगे कि हम उनको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को उनको सोल्यूशंस देने हैं. वी हैव टू गिव हिम द क्लाइंट अ सोल्यूशन कि ऐसी जो मार्केट जो भी होने वाला है सिनेरियो, वहां पे हमारी क्या प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए. सो विद दिस बैकड्रॉप आई हैंड इट टू इश्करन एंड बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन करने की कोशिश करेंगे and less of data and more of ideas. So I hope you like this presentation. So Ishkaran, over to you, buddy. So namaskar, good evening and welcome everyone. So I have been hearing this question from quite a few clients, partners, जिन्होंने मुझे कॉल करा और बोला कि इश्करन ये मार्केट क्रैश क्यों कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको रेक्टिफाई किया. मैंने कहा सर ये क्रैश नहीं है, करेक्शन है और ऐसा अभी नहीं हो रहा. 44 इयर्स की हमने मार्केट की हिस्ट्री निकाली. 44 इयर्स की मार्केट की हिस्ट्री में दिखा है कि हर ईयर मार्केट 10% से ज्यादा गिरी है. 4 साल को छोड़ दीजिए, उसमें 4 साल वो थे. एक बार 1984 में मार्केट 10% से कम गिरी थी, 2013 में, 2014 में, 2017 में और लास्ट ईयर 2023 में. इसलिए लोगों की मेमोरी जो है वो लोगों को लगता है कि मार्केट करेक्ट नहीं करती. बट दिस इज अ मार्केट फिनोमेना वेयर दैट विद इन अ ईयर मार्केट करेक्ट्स मोर देन 10%, विच इज अ नॉर्मल फिनोमेना. बट उसमें बीच बीच में ईयर्स आते हैं वेयर द फॉल इज मच मोर, वेयर यू कैन कॉल इट अ crash rather than a correction. Like classic case 2008 financial crisis, 60%. COVID में market fell about closer to 40%. So those were crashes, while this time it's a correction. So Faraz, तो इस बार ये करेक्शन, इस बार जो करेक्शन क्रैश लग रहा है वो इस वजह से लग रहा है कि पिछले 3 साल से मार्केट जो है ऑलमोस्ट वन वे चली जा रही है और कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं देखा है हम लोग ने. कुछ स्पेसिफिक डेज में हम लोग ने देखा कि बहुत ओवर सेलिंग हो गई, बट वो जल्दी विद इन अ वीक, विद इन अ फ्यू डेज मार्केट यूज्ड टू कम बैक. सो लोगों को करेक्शन और क्रैश का मतलब ही भूल गए हैं.
और जैसे इश्करन ने कहा कि आप ये देखिए, अगर इसके अंदर 1992 47%, दैट वाज अ क्रैश। 2001 द डॉट कॉम बस्ट, that was a crash. 2008 60%, that was a crash. 2020 COVID 40%, Almost that was 40%. a crash. मार्केट, इट इज इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट लीनियर रिटर्न कभी नहीं देती है। अगर इक्विटी मार्केट लीनियर रिटर्न देने लगेगी तो फिर जो है आपका वो रिटर्न भी उसका फिर डेट वाला हो जाएगा। सो इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी मार्केट्स टू गिव लीनियर रिटर्न्स, but unfortunately most of the advisors who have got active, and most of the clients who have got active in the recent history, you see them कि उनको वो रिलेट नहीं करते हैं, और ये मान लिया था सबने कि 25-30% तो एफडी वाला रिटर्न हमको जो है मिलेगा ही मिलेगा। सो इश्करन। तो जस्ट अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो मैंने सेक्टर वाइज मार्केट कैप वाइज थोड़ा दिखाने की कोशिश करी ब्रॉडली। नवंबर मिड तक का ये डेटा था, मार्केट्स मोस्टली उस वैल्यूएशंस पे आ चुकी हैं। सो एनीवेयर बिटवीन 6 to 10% इज द डिफरेंट indices which have corrected. Nifty 7 to 8%, your Sensex about 6%, mid cap, small cap 8 to 9%. But that brings us, for us, to the fundamental question on the that why this market has corrected also. So if you see, for us, we have seen, and this data will also show that since 27 September specifically, ये आपको month wise दिख रहा है, but the day when the FII started selling was 27th of September when they started selling. उस दिन से लेके almost last week तक they had sold 1,60,000 1,70,000 crores of Indian equity. अगर मैं डॉलर में बात करूं, ऑलमोस्ट $20 बिलियन का सेलिंग उन्होंने करा. सो दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई द मार्केट्स करेक्टेड. बट इफ यू सी साथ में you see DIIs almost pumping similar amount, and that is where the stability is coming in the equity market. अगर ये शायद DIIs ना कर रहे होते तो हम क्रैश वाले सिचुएशन में होते। और मैंने जो इश्करन अपने छोटे से अपने करियर में देखा है कि DIIs have always been the wiser ones. They always purchase when this thing it's much better to purchase. And FIIs because उनके अपने reasons होते हैं, करेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग जो हैं they are very very cruel, not cruel, I would say they're very very decisive when it comes to taking exit calls or entry cost. They enter or exit in case they are bullish or bearish irrespective of the prices. Exactly. And for us, this also shows that the Indian investor or the Indian domestic institution, whether it is the mutual funds which are buying, whether it is the pension fund that is buying, EPFO buy कर रहा है, आपका NPS buy कर रहा है, ये मार्केट में स्टेबिलिटी लेके आ रहा है. जस्ट टू कोरिलेट वन फिगर, अगर मैं मार्केट की सेलिंग की क्वांटम की बात करूं, एज आई टोल्ड यू 1,70,000 करोड़ FIIs ने पिछले 45-50 दिन में बेचा. सेम क्वांटम का अगर सेलिंग अगर कंपेयर करी जाए कोविड टाइम से, अगर सेम क्वांटम सेलिंग होती और DIIs तब इतने एक्टिव नहीं थे, तब मार्केट 40% करेक्ट करी थी. अभी अभी क्या कहते हैं, DIIs have bought, so market has corrected only 8-9% from the peak. That shows that our domestic institution are playing a very fundamental role, and people understand the importance of buying also. तो इश्करन अभी यहाँ पे अगेन इट इज वाइडली बिलीव्ड कि अभी भी जो है हम लोग के जो फाइनेंशियल डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नेमली म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, दे आर स्टिल होल्डिंग टू अ बिट ऑफ कैश. सो दे हैव मच मोर लीवे टू सपोर्ट द मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड. और अभी भी जो देखिए, अगर अभी मार्केट में अभी भी इन्फ्लोज तो डिसेंट ही है, कोई बहुत वो नहीं हुआ है. प्लस दैट वो 25,000 करोड़ की जो SIP बुक है, वो मंथली कैश फ्लो तो हो ही रहा है. So Faraz, public domain information as of 31st October, DIIs, the mutual funds basically were holding almost 1,80,000 crores of cash. That shows that कि अगर मार्केट में और डिप आता है तो उनके पास कैपेबिलिटी होगी टू absorb the selling by FIIs. प्लस आपका 25,000 करोड़ का SIP फ्लो ले लीजिए तो यू आर टॉकिंग अबाउट 2 लाख करोड़ के इनके पास कैपेबिलिटी है टू absorb any
selling pressure from FIIs. So one thing which we can be very, very confident about is DIIs in a very strong situation. अगर यहाँ से further FIIs बेचते हैं, जो लग नहीं रहा है, because अभी थोड़े दिन तक पहले जो रिसर्च हाउसेस इंडिया पे नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे थे, अब उन लोगों ने दे हैव चेंज देयर स्टांस और अब वो लोग थोड़ा सा पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं. So it is looks very unlikely कि शायद FIIs यहाँ से further सेल करेंगे. But what are your views, Ishkaran, on this? So the first point that brings to me is why FIIs were selling, and within 45 days, I've never seen them come back circling. So 45-50 days पहले they started selling India and started to buy into China. चाइना में अनाउंस हुआ था कि स्टिमुलस आएगा, ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन का स्टिमुलस निकला, 200 बिलियन के करीब का, 1/10 ऑफ व्हाट द एक्सपेक्टेशन वाज. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि ट्रम्प आएगा, जीतेगा, हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ पुटिंग टैरिफ्स ऑन चाइना. सो जो FIIs चाइना पे बुलिश हुए थे, मैंने अपने करियर की हिस्ट्री में देखा है, 45 डेज में दे हैव सेड दैट वी took a wrong call and we are back to overweight position in India. So the first reason of FII selling which started was China stimulus package, which did not play out as they had thought. Then So, there were इसके तो then I think so we should be very happy. Desi minds are much sharper, I guess. definitely there is no doubt in that. Please, So please. So Faraz, then FII सेलिंग स्टार्ट हुई चाइना से. इस दौरान आपने पढ़ा होगा, एंड अभी भी हम पढ़ रहे हैं, देयर हैव बीन 2-3 जियोपॉलिटिकल इश्यूज दैट हैव बीन बॉदरिंग द मार्केट्स. अगर मैं बात करूं इजराइल हमास की, जो पिछले 40-50 दिनों से बीच में एस्केलेट हुई, ईरान ने मिसाइल गिराए, रिटेलिएशन में इजराइल ने गिराए, तो वहां पे एक मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रही थी. वो थोड़ी सी सेटल हुई, तो पिछले 15-20 दिन से हम फिर यूक्रेन और रशिया का फिर से एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं, वेयर सम सर्टेन मिसाइल्स हैव बीन थ्रोन व्हिच वर नॉट सपोज्ड टू बी थ्रोन. तो दैट अगेन has caused bit of uncertainty in the minds of FIIs. तीसरी चीज फराज जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि यूएस जो इलेक्शंस थे उसमें ट्रम्प जो आया है, आप अगर हिस्ट्री देखेंगे ट्रम्प की, ट्रम्प whenever he has come he has focused on trade wars and import क्या कहते हैं, कंट्रीज से इम्पोर्ट इश्यूज लगाना, और चाइना के साथ ट्रेड इश्यूज ने काफी प्ले करे थे. वो क्या करता है, आपकी लोकल कंट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देता है. आप कहते तो हैं कि मेक इन USA करिए और मेक अमेरिका ग्रेट, but the labor in America is not cheap. The cost of producing in America is not cheap. So it puts more inflation pressure. That has a side effect on the US yields going up. तो जो हम expect कर रहे थे US में rate cut, वो थोड़ा सा delay हो जाता है. Second, it puts the pressure on rupee also, where we see depreciation in the rupee क्योंकि तो इसका my question to you will be, जो हम लोग बार बार सुनते रहते हैं कि the interest rate cycle is going to reverse या inflation आने वाला है US में और US की bond yields अब बढ़ने वाली हैं. Now this is one very important thing. इसको अगर आप थोड़ा सा elaborate कर सकेंगे कैसे, अगर US के अंदर yields बढ़ रही हैं, so why does FIIs withdraw money from emerging countries or other countries like India? तो फराज ये बड़ा सिंपल लॉजिक है. इट इज लाइक मेरे घर में मुझे इंटरेस्ट महंगे पे मिल रहा है, मेरे को फिक्स्ड इनकम में वहां पे 4.5-5% की यील्ड मिल रही है. अगर मैं वहां पे ही इन्वेस्ट कर लूं तो मेरी रिटर्न बेटर हो जाती है. तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मेरी इंडिया में लास्ट ईयर बहुत अच्छी रिटर्न बनी थी, मैंने लार्ज कैप्स में 20-25% बनाए, मिड कैप्स में 35-40% बनाए, मैं अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ, वापस लेके जाता हूँ और US के लॉन्ग टर्म यील्ड्स को कर लेता हूँ. आप 4-5% पे भी उसको इन्वेस्ट करते हैं और आप एक तरीके से जो आपका रुपी डिप्रिसिएशन है उससे भी बच जाते हैं. सो वो जो एक साइंस रहती है कि मैं अपने डोमेस्टिक मार्केट के डेट मार्केट में इन्वेस्ट करूं, दैट्स पुट प्रेशर ऑन द रुपी ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर द मनी इज बीइंग विड्रॉन, क्योंकि आपका नेट FII या डॉलर फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है उस प्रोपोर्शन से. तो एक तो मेरे हिसाब से एक बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, एक अभी तक ये सब चीजें जो हो रही है वो
एक डेविल्स मैंने मैं अटकलें मैं कहता हूँ जिसको अटकलों पे चल रही है, बिकॉज ट्रम्प आएंगे, ये करेंगे, ये होगा, और फिर इन्फ्लेशन आएगा, और फिर उसकी वजह से यूएस करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। इसके पहले यूएस करेंसी और अप्रिशिएट करे, चलो इंडिया से पैसा निकाल लो और बाकी देशों से भी निकाल लो, बिकॉज ये सेल ऑफ केवल इंडिया में नहीं हुआ है, दिस हैज हैपेंड अक्रॉस द ग्लोब। इम्पैक्ट और क्वांटम में डिफर, बट हर जगह से पैसा जो है, जो एफआईआईज हैं, स्पेशली द यूएस बेस्ड एफआईआईज, उन्होंने अपना पैसा निकाल के वापस यूएस लेके गए हैं। सो ऑब्वियसली इसके अंदर अभी जैसे मैंने कहा, ये अटकलियों पे, एक्सपेक्टेशंस पे हैं। सो टिल अबाउट फेब्रुअरी आई थिंक सो जो है आपका ये ऑफिस अपना लेंगे ट्रम्प साहब, एंड दैट इज वेयर आई थिंक सो वील हैव मच बेटर क्लैरिटी आल्सो। And somewhere, unlike previous time, फराज, उसको इन्फ्लेशन पे भी, ट्रम्प साहब को इन्फ्लेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो पिछले रिजीम में आए थे तब इन्फ्लेशन इतनी हाई नहीं थी। इस बार जब आए हैं तो इन्फ्लेशन हाई है। यील्ड्स, यूएस इंटरेस्ट रेट्स, डिस्पाइट द 75 बेसिस रेट कट, अभी भी यूएस इंटरेस्ट रेट मल्टीपल ईयर हाइस पे है। तो ही विल हैव टू फोकस ऑन हैविंग द कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन ऑल्सो। सो ये हमें लगता है कि थोड़ा स्पेक्युलेटिव हो रहा है नेचर की, वो ये करेंगे वैसे करेंगे। बट फंडामेंटली फराज, इट ब्रिंग्स मी टू टू इम्पोर्टेंट points on the FII selling. Anuj, if you can move it to the previous slide, which we have put it on top also. We had concerns on the valuation front. अगर मैं मार्केट वैल्यूएशन की बात करूं और अर्निंग्स को दोनों को मर्ज करूं, बिफोर द फॉल आपका जो निफ्टी का पीई है वो क्लोजर टू 24 टाइम्स था। अभी हम दिखाएंगे चार्ट्स में, निफ्टी का पी क्लोज टू 44-45 था, बट योर अर्निंग्स केम बिलो एस्टिमेट। सो फराज, देर वर फ्यू रीजंस, एंड just to discuss some of the points with you, and you can add also to them, is that our earnings came in weak. There were 4-5 reasons. The expected government capex 11 लाख करोड़ बजट में बोला गया था। अबाउट अक्टूबर तक उन्होंने 35-40% ही अपना केपेक्स किया था। अब 11 लाख करोड़ का आपको खर्चना था, हमने सिर्फ 4-4.5 लाख करोड़ खर्चा, जबकि आपके ईयर के महीने 7-8 महीने निकल गए थे। तो एक गवर्नमेंट का वहां पे पुश रह गया। बीच में इलेक्शंस थे, एक आपके जनरल इलेक्शंस थे, फिर आपके अभी 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं। तो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी वो डिलेड थी। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो था कि इंडिया में वेडिंग सीजन इज अ वेरी बिग ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। वेडिंग सीजन वाज डिलेड दिस ईयर। वो एक काफी साया और कैलेंडर देख के कई जहाँ शादियां होती हैं, दैट वाज आल्सो डिलेड। सो जो आपकी कंपनीज की सर्टन अर्निंग्स थी, चाहे मैं कुछ ऑटो कंपनीज की बात करूं, कंज्यूमर गुड कंपनीज की बात करूं, वहां पे थोड़ा पेन पॉइंट आया था, एंड द अर्निंग्स केम बिलो एस्टिमेट। So that was also one of the triggers where FIIs thought कि मार्केट्स इंडिया की थोड़ी महंगी हो गई हैं, निकाला जा सकता है। So, Ishkaran, I always say this के markets are a slave to earnings. और जो मेन जो चीज हुई है कि एक बहुत बढ़िया कंकॉक्शन बन गया, जो हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं था, एक बहुत एसिडिक कॉकटेल बन गई, जिसके अंदर ये जो बाकी जो रीजंस थे, बट जो मेन तड़का लगा वो हम लोग का था कि वैल्यूएशंस तो हम लोग के कॉस्टली थे ही थे, बट ये माना जा रहा था कि जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ती रहेंगी, वो स्लो डाउन होने लगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा एफआईआईज को डाउट भी होने लगा। और प्लस विद ऑल दी अटकलियां व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, लोगों को लगा कि इट इज सेफर गेटिंग मनी आउट ऑफ इंडिया टू देयर होम कंट्री। वैसे भी आई थिंक सो नवंबर दिसंबर में कि जनरली होता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिकॉज दे हैव टू शो ईयरली प्रॉफिट्स टू देयर क्लाइंट्स, वो पैसा हिस्टोरिकली जो है नवंबर दिसंबर में निकालते हैं बिफोर क्रिसमस, और फिर पोस्ट क्रिसमस समवेयर अराउंड 15th January, post that they start again looking back and creating portfolios.
एग्जैक्टली सो बेसिकली ये अगर अक्टूबर का मैं एक हमारे किसी पार्टनर ने भी लिखा है, वी हैव बीन सीइंग दैट फॉर लास्ट 3-4 years. October is the time where they FIIs book their profits and like to take their money back because उनको भी अपने प्रॉफिटेबिलिटी और दिखाना पड़ता है कि उन्होंने क्या IRR जनरेट किया टू देयर इन्वेस्टर्स. बट दैट फॉर अस ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन कि हाउ द मार्केट्स आर looking in terms of valuation and how are the market multiples. And for me this is a very good slide to show to everyone because valuations don't lie. and as they say, अगर मैं आपको लार्ज कैप की प्राइस टू अर्निंग की बात करूं, पिछले 3-4 साल से जो आपका एवरेज प्राइस टू अर्निंग था क्लोजर टू 24.5 चल रहा था. अगर मैं देखूं जब मार्केट गिरनी शुरू हुई क्लोजर टू 25 पे पीई था, आपका प्राइस टू बुक भी 4+ पे चल रहा था. हिस्टोरिकली द एवरेज इज बीन अराउंड 4, ये जो आपने देखा है. अब दोनों वैल्यूएशन मार्केट की 10% के करीब करेक्शन के बाद अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग भी 21.5 के आसपास आ गया है, आपका प्राइस टू बुक भी 3.5 3.4 की रेंज में आ गया है. सो दैट शोज कि जो लार्ज कैप्स हैं वहां पे थोड़ा वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव होने लगा है. यस परा. Yeah, so again, this was the exact point you were making right now. कि यहाँ पर अगर आप देखिए, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू टर्म्स में देखिए, चाहे पीई जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है उसके टर्म्स में देखें, सो इनफैक्ट जो एक वक्त हम लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग तो जो द वैल्यूएशंस आर बियॉन्ड द एवरेजेस, अगर आप लार्ज कैप स्पेस को देखें तो बोथ दी वैल्यूएशन पैरामीटर्स जो मेजरली हम लोग फॉलो करते हैं या कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट फॉलो करता है, अगर आप देखिएगा दोनों में नाउ वी हैव अ बिट ऑफ कंफर्ट. एंड दैट इज व्हाई यू आर सीइंग दिस थिंग सजेशंस कमिंग फ्रॉम वेरियस फंड मैनेजर्स एंड पीपल लाइक अस के थोड़ा सा अपना लार्ज कैप की तरफ पोर्टफोलियो स्क्यू करने की कोशिश करिए और अपने क्लाइंट्स का जहां पे मिड कैप या स्मॉल कैप का एलोकेशन बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा जो है उसको लार्ज कैप में मूव करने की कोशिश करिए. एंड आई थिंक सो इश्करण, व्हेन यू टॉक अबाउट द वैल्यूएशंस ऑफ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, आई थिंक सो दिस पॉइंट विल बी मच मोर एलैबोरेट. Exactly, Faraz. So if I were just to compare it with the mid and small cap, the mid and small cap, the valuations are still above 40 times price to earning. अगर मैं निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूं, बुक वैल्यू भी जो है ऑलमोस्ट 5.21 से प्लस है. हिस्टोरिकली लास्ट 4-5 साल में इट हैज बीन क्लोजर टू 3.84. सो इट स्टिल शोज दैट द वैल्यूएशन ऑफ मिड कैप, एंड अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे स्मॉल कैप भी देखेंगे, दोनों की अगर मैं वैल्यूएशन करूं अभी भी बॉर्डर लाइन आपके दोनों एक्सपेंसिव हैं. तो वैल्यूएशन आपके लार्ज कैप साइड पे ज्यादा अट्रैक्टिव है इफ यू वर टू कंपेयर इट विद मिड एंड स्मॉल कैप वैल्यूएशंस. तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यू हैव सीन दी वैल्यूएशंस ऑफ द लार्ज कैप्स गेटिंग मच मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि एफआईआईज प्राइमरीली जो है लार्ज कैप्स में ही इन्वेस्ट करते हैं. एंड जो मेजर सेलिंग हुई है वो आपकी लार्ज कैप स्पेस में ही हुई है. इसी वजह से यू आर नॉट सीइंग अ ह्यूज करेक्शन इन दी मिड एंड स्मॉल कैप साइड. सो अगेन प्रूडेंस इज के बिफोर द इवेंट हैपेंस आप लोग को थोड़ा सा वैल्यूएशन को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को रिजिगल करना चाहिए. फिर से मैं कहूंगा कि देयर इज नो नीड के एकदम से पैनिकी हो के सारा स्मॉल कैप बेच दो, सारा मिड कैप बेच दो, सब कुछ लार्ज कैप में ही डाल दो. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. और जो आगे की कुछ स्लाइड्स आने भी वाली है, जहां पे आप लोग ने देखा होगा सभी लोग बोलते हैं कि विनर्स रोटेट. if you can move forward, so अलग अलग समय पे आपने देखा है कि मिड कैप कभी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, स्मॉल कैप ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड. अगर आप ये देखिए तो यहाँ पे आपको 2003 से लेके आपको 2000 जो है एक सेकेंड आई जस्ट, हाँ, 2003 से लेके 2013 से लेके 2023 तक आपको दिख रहा है डेटा कि आपका जो टॉप 50 कंपनीज इंडिया जो की है उसके अंदर एज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन परसेंटेज 2013 में जो 66.5% था, माने अगर इंडिया का 100 रुपए टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन था इक्विटी मार्केट्स का, 66.5%
was with these top 50 companies, and only next 50 companies was only 13.8. Mid caps were 12.4, and small caps were at around 7%. Now, if you look in the current times, ये जो 66% था in 2013, it is around 51.4 right now. अनुज थोड़ा सा ऊपर करेंगे बिकॉज 2024 का भी शायद डेटा है वहां पे नीचे. अच्छा, so it is 51.4%. निफ्टी 50 जो आपका 13.8 था अब वो 3.1 हो गया है. मिड कैप्स जो लगभग 12.4% थे, 12.4% थे, बीच में उन्होंने हाई टच किया था 17.3% का, अब वो 17.6% पे है. स्मॉल कैप्स का आप देखिए ऑन दी अदर हैंड इट इज हिस्टोरिकली हाई, जो 7% के करीब होते थे, जो उन्होंने टच किया ऑलमोस्ट 14% का हाई, इज नाउ एट अराउंड 17.8, ऑलमोस्ट 18% हो रहा है. सो अगेन आप ये देखिए कि the market is expanding. Now, this will obviously be the case because the number of companies, the sizes of the mid and small cap companies is increasing. But then that doesn't mean कि हमारा जो इतना ज्यादा contraction हो रहा है, especially in the top 50 companies, वो इतना ज्यादा contraction होना चाहिए. And this is an indication कि कहाँ पे opportunity lie करती है. So take the cue from a valuation perspective, चाहे PE हो चाहे PB हो, we are below the 5-year average. अगर as a percentage of the total market capitalization देखिए, again we are at historical low levels, which tells you that there is a very big opportunity on the large cap side. Anuj, we can move forward, please. So Faraz, to tackle Anuj, this, next slide, please. so Faraz, to tackle this, people obviously ask me something very important कि asset allocation क्यों करनी चाहिए और why is asset allocation important? Anuj, next slide, please. The screen is stuck at the old one. Faraz, Anuj, are you No, able to hear actually, me? it has moved it is to, rotated, Faraz. it has rotated. Anuj, am I audible to you? So you are audible, but your screen is stuck Ishkaran, am I actually. audible? There is Yes, you are audible, Faraz. there is some network issue at Yeah, your just side for us. I think फराज की साइड से इशू है yeah, कुछ. Faraz is just हाँ. हाँ कुछ कह रहे थे. 220 का. Am I audible? Yeah, yes, Faraz, yes, you you are are. audible. So we have moved to this slide in uncorrelated assets behave differently. Sorry. There was some problem with my connection. My apologies for that. Please. Please So go ahead. Faraz, Please go ahead. yeah, Anuj, previous slide. So just want to cover quickly that it is very important कि हमें clients के लिए एक asset allocation पे focus करना चाहिए. And it is not just asset allocation within debt, equity, gold, real estate कितना करना चाहिए. Even within intra asset class बहुत important हो जाता है. Mid cap में कितना है, large cap में कितना है, small cap में कितना है. Because different asset classes will do well at different point of time. And just if you see in the next slide, we'll want to show that different asset classes have a different correlation. टिपिकली आपने देखा होगा इंडियन इक्विटी मार्केट्स यूएस से हाईली कोरिलेटेड रहती हैं. नैस्डैक ऊपर होता है तो हम नेक्स्ट डे ऊपर होते हैं. बट अगर मैं गोल्ड और डेट की बात करूंगा, दे हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन. एंड just to explain why asset allocation is better, we would like to show you this one small video also. Yeah, sure.
आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सप्लेन करे गए। इनफैक्ट मैं तो ये आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यू कैन एक्चुअली शेयर इट विद योर क्लाइंट्स ऑल्सो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन करंट टाइम्स। ये जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, और इससे आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना जो है, आई थिंक सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो इश्करन, सो अभी तक हम लोग ने ये समझ लिया कि एसेट एलोकेशन करना है, क्यों मार्केट्स गिरी, आगे क्या हम लोग को लग रहा है, क्या अभी हमारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को क्या करना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये बता देना, डायग्नोज कर देना कि ये प्रॉब्लम है, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द थिंग। अब इसका क्या इलाज होना चाहिए एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स जो इस डायग्नोसिस को हम लोग को हेल्प करेगा। तो फराज, what we like to do is obviously हम म्यूचुअल फंड्स करते हैं, we do large cap funds, we do flexi cap funds where थोड़ा डायनामिक पोर्टफोलियो होता है फ्लेक्सी कैप में, but what we also look at is boutique PMSs where the fund managers have the ability to move within sectors and move within market capitalizations। थोड़ा म्यूचुअल फंड में क्या मैंने देखा है कि थोड़ी रिजिडनेस कहाँ आती है, सिंस एम्फी और सेबी के गाइडलाइंस आए थे कि आपको इसी कंपनी में रहना है, इसी सेक्टर में रहना है। तो कई बार क्या होता है, हम स्टक हो जाते हैं। अगर लार्ज कैप फंड में है तो लार्ज कैप फंड में स्टक हो गए, मिड कैप फंड में है तो मिड कैप में स्टक हो गए, बट हमारे पास एबिलिटी नहीं होती है टू बी एबल टू hop across market capitalization. Yes, there are certain flexi cap funds which can increase the mid and small cap allocations, but there what we have seen is AUM size MFs के बहुत बड़े हो गए हैं। Secondly, जब आपने पैसा डाल दिया, फंड मैनेजर कैश कॉल्स बहुत रेयरली ले पाते हैं बिकॉज ऑफ द एबिलिटी not being able to move the portfolios, तो वो कैश कॉल्स प्रॉब्लम हो जाती है। तो इश्करन, ये तो बिकॉज म्यूचुअल फंड्स और आर ऑन अ डेली काइंड ऑफ अ स्कैनर, कि भैया रोज एनएवी डिक्लेयर हो रही है, रोज वैल्यू रिसर्च और 10 और जगह पे एनएवी डिक्लेयर हो रही है और फंड कंपैरिजन हो रहा है। सो आई थिंक सो म्यूचुअल फंड्स हैव बिकम अ लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट, and this has happened over a period of time, because many a times it has happened not only with cash calls but also sector calls also, कि लोगों ने, फंड मैनेजर्स ने कुछ सेक्टर कॉल्स लिए कि भाई अगर आईटी जो है 11-12% है इंडेक्स में, मैं आई एम नॉट वेरी बुलिश और आई एम वेरी बुलिश ऑन आईटी, तो लोगों ने उसको जीरो कर दिया या बहुत ज्यादा कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इन द शॉर्टर टर्म, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को आप देखिए, 1 महीना 2 महीना अगर गंदी रिटर्न आ गई तो आपकी ओवरऑल रिटर्न ही पूरी इंपैक्ट होने लगती है। और अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग बेसिक डिसीजन लेते हैं इन्वेस्ट करने का, वो आगे देख के नहीं करते हैं, हम लोग जनरली पास्ट रिटर्न्स को देख के करते हैं। सो नाउ द फंड मैनेजर्स हैव क्लियरली डिसाइडेड कि भैया म्यूचुअल फंड में वी विल बी लॉन्ग ओनली। लॉन्ग ओनली का मतलब है कि मैं हमेशा इन्वेस्टेड रहूंगा, आपको जो भी एसेट एलोकेशन कॉल लेनी है आप खुद करिए। सो इस वजह से ना वो सेक्टर डिविएशन बहुत ज्यादा लेते हैं, इट इज ऑलवेज बेंचमार्क हगिंग, और ना वो कोई कैश कॉल्स लेने की जो है कोशिश करते हैं। और प्लस कंसंट्रेशन रिस्क भी इश्करन, आई गेस म्यूचुअल फंड्स में रादर ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, 80, 90, 50,000 200 स्टॉक्स। या 50,000 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ के फंड्स हो गए हैं। दे हैव टू नाउ टेक 100 स्टॉक्स, 120 स्टॉक्स, 80 stocks, so the ability to generate that alpha is becoming difficult, or if it is a too focused strategy it becomes very rigid कि ये लोग move नहीं कर पाते क्योंकि उतना मार्केट डीप नहीं होती तो सेल कॉल्स नहीं ले पाते। तो that's where we for certain alpha generating ideas। तो इस तरह मैंने अभी जो आपने पॉइंट किया, इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट, बिकॉज एक तो म्यूचुअल फंड्स का साइज भी इतना ज्यादा हो गया है, एंड सपोज दे वांट टू सेल, सपोज इट इज अ मल्टी कैप फंड आल्सो और अ फ्लेक्सी कैप फंड व्हिच इज क्वाइट इन्वेस्टेड इन स्मॉल एंड मिड कैप्स। अब वो इतने क्वांटम में, अगर 50,000 करोड़ का फंड है, 40,000 करोड़ का या 70,000 करोड़ का फंड है, नाउ इफ दे स्टार्ट ऑफलोडिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक, बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि उनकी सेल्स की वजह से ही जो है वो एनएवी जो है क्रैश करने लगती है, क्योंकि स्टॉक प्राइस आपकी नीचे होने लगती है। सो इस वजह से भी ये लोग इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स भी ज्यादा भी रखते हैं, और शायद इस वजह से फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी भी टू चेंज दी
कैपिटलाइजेशंस अपॉर्चुनिस्टिकली, क्योंकि लीन नहीं है, वो शायद मुझसे ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए हैं, थोड़े से जो है बिग इन साइज हैं, सो उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो शायद पीएमएस में या एआईएफ में ये फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ज्यादा मिल जाती है उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इसीलिए फराज थोड़े अगर आपके पास कैपेबिलिटी होती है टू ऐड टू क्लाइंट पोर्टफोलियोज, वी लाइक टू वर्क विद बुटीक बुटीक फंड मैनेजर्स, बुटीक आइडियाज, जहाँ पे यू कैन टेक दोज डायनामिक काइंड ऑफ कॉल्स इन द पोर्टफोलियो। जैसे अगर मैं बात करूं बॉयंट की या स्टैलियन की, अब बॉयंट का एक बड़ी अच्छी चीज लगती है मुझे पोर्टफोलियो में, वो पोर्टफोलियो डिफेंसिव और एग्रेसिव, या पोर्टफोलियो सिक्लिकल या डिफेंसिव तब करता है जब उसको लगता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरे को अगर मार्केट वैल्यूएशंस ओवरऑल हाई हो गई हैं, तो वो पोर्टफोलियो में डिफेंसिव पोजीशंस बना लेता है। जैसे डिफेंसिव का ये मतलब, जैसे अभी उसको लगा था लार्ज बैंक्स में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तो वो ऐड कर लिए थे, फार्मा ऐड कर लिया था। लेकिन जब मार्केट की वैल्यूएशन लो होती है, थोड़ी करेक्शन आ जाती है, तब वो सिक्लिकल कंपनीज भी लेता है और वो ऐसी कंपनीज भी लेता है जो 1 सेकेंड। तो अगेन जस्ट टू कंटिन्यू द पॉइंट व्हाट इश्करन इज मेकिंग, सर मैं आपको बताऊं बॉयंट में अगर 2019 का पोर्टफोलियो देखेंगे आपको लगेगा कि ये तो मिड एंड स्मॉल कैप पीएमएस है, और आज का पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो लार्ज कैप पीएमएस है। सो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्पीड एट विच दे मूव। सो जब उनको लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो रहे हैं, सो दे ट्राई टू टेक डिफेंसिव कॉल्स इन देयर पोर्टफोलियो। एंड राइट नाउ जैसे हम लोग बोल रहे थे कि एक डिफेंसिव स्लैश लुक्रेटिव कॉल लार्ज कैप की तरफ लग रही है, सो दे हैव इफेक्टिवली मूव मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इनटू लार्ज कैप्स। एंड इनफैक्ट इश्करन इन लोग ने शायद कैश कॉल भी अभी ली थी, एंड आई थिंक सो दे आर लाफिंग देयर वे आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली फराज। सो अगर आपकी बात करें, इन्होंने ना मार्च अप्रैल से अपना मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर्स कम करना शुरू कर दिया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 70-75% के करीब में मिड एंड स्मॉल कैप होता था। लाते लाते दे गॉट इट बिलो 50%, एंड एज दे वर सिटिंग इन कैश इन लास्ट 45-50 days, they have actually we do not have last 1 month and 3 month data on this slide, but they have actually outperformed the benchmarks over last 1 month, 3 months, just because moving to certain defensive large caps and taking cash calls in their portfolio. So, Ishkaran, I think so. Will it be right to say that if you are looking for a very consistent, multi-tenure, multi-phase fund, I think so, Buoyant will be one of the better opportunities. जहाँ पे वो कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, वो काउबॉय बनने की कोशिश नहीं करेगा। Exactly, Faraz. So not only that, he also does, अगर आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात करें, जैसे कोर एंड सैटेलाइट या डिफेंसिव एंड सैटेलाइट की बात करें, तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में नॉट ओनली वो कई थीम्स में वैल्यू देखता है, वो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज भी देखता है। जैसे क्लासिक केस, 5-6 महीने पहले वी सॉ पेटीएम वाज अंडर लॉट ऑफ ट्रबल, गवर्नमेंट का बैन लग गया था पेटीएम वॉलेट पे, पेटीएम बैंक्स पे। फिर पेटीएम ने बैकएंड पे क्या जाके किया, उन्होंने थर्ड पार्टी बैंक से टाई अप किया, क्योंकि इंटरफेस पे तो आज भी पेटीएम है। आप किसी वेंडर पे चले जाएं, किसी शॉपकीपर के पास चले जाएं, स्टिल द पेटीएम स्कैनर वर्क्स। So that turned out to be a very good strategy where they invested in the company as a turnaround strategy. So what it does is it's a more dynamic portfolio to play the market situations rather than have rigid calls on the portfolio through a satellite portfolio. So, Ishkaran, now the next following three names, and they seem to be very interesting. Stallion, 1 year 85% return, 3 year 33% return, 5 year 35% return. Obviously, it will have some bit of impact क्योंकि पिछले एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इस वजह से लॉन्ग टर्म भी पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न काफी अच्छी हो गई है, बट दिस लुक्स वेरी गुड. On the other hand, Motilal Oswal founders portfolio, I think so. Again, it is a multi-cap strategy. I think so. It is what 1 year return of 57% because बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस strategy को, और value, and this is the most interesting one I think so,
कि एक ये वैल्यू फंड है, और आज के जमाने में जहां पे वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा देख के हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहां पे ये एक पर्टिकुलर फंड है, ICICI Prudential Value PMS, जो they are looking to invest into companies which are much cheaper, and in spite of that they are able to find opportunities in small cap and mid cap side also. Shall I think so? It is one of the cheapest portfolio in terms of PE and PB, which is available, which is a great comfort in these times. So, if you go by philosophy of S. Narain and how ICICI looks to build the portfolio, they try to look at companies where the valuations are attractive. They are not PE earning chasers. उनका philosophy हमेशा रहता है कि try to find companies which are attractive in valuation, and this portfolio has essentially been built on that thesis. So अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है मिड स्मॉल कैप से, और जो हमारी आपकी बात भी हो रही थी कि मिड स्मॉल कैप पे थोड़ा कंफर्ट और ध्यान रखते हुए, दिस इज एन आइडियल पोर्टफोलियो कि यहाँ पे इवन जो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज ली गई हैं वो भी ली गई हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग and price to book is much lesser than what the respective index are trading at. So it's a perfect portfolio to be fit into clients जहाँ पे valuation का concern लगता है, but you want to build a dynamic portfolio at this point of time. तो इसका, क्योंकि नरेंद्र साहब की बात हो रही है, आईप्रू की बात भी चल रही है, देयर इज दिस ब्यूटीफुल NFO कमिंग व्हिच इज रनिंग फ्रॉम आईप्रू, जो लो वेरिएंस फंड है. सो आई थिंक सो वी शुड डिस्कस अबाउट इट एट अ लेटर डेट or in the later stage of this discussion. But again, it is my humble request to all the partners present that this is a great opportunity. Low variance fund hai, actively managed hai. ICICI has a great track record in running such themes, and they have always been much ahead of the times. And it being an NFO will give a breather to the fund manager to stagger the investments in the next 3 months. जो अगले 3-4 महीने जो हम लोग के क्वेश्चन मार्क्स हैं बहुत ज्यादा बड़े, फंड मैनेजर जो वॉलिटिलिटी आ भी रही है उसको इफेक्टिवली ज्यादा यूज कर पाएगी. So that is only possible, one, in NFOs as far as mutual funds are concerned, but PMS में तो ये डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी इन्वेस्टर एक 50 लाख रुपए देता है, ये नहीं कि उसको एज ऑफ यस्टरडे जो भी पोर्टफोलियो था उसको मिल जाए. हर एक इन्वेस्टर के लिए यूनिक पोर्टफोलियो बनता है, एंड जनरली अच्छे फंड मैनेजर्स 2 से 3 महीना लगाते हैं, कंसिडरिंग द करंट टाइम्स, करंट वैल्यूएशंस, जो वो पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं. सो जल्दी से इसका इश्करण, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, जल्दी से अगर स्टैलियन और ये फाउंडर्स पोर्टफोलियो क्या है मोतीलाल ओसवाल का, थोड़ा सा उसके ऊपर भी आप रोशनी डाल सकें. Faraz, we do not have the holdings open, but it is one of my personal portfolios because I believe in the India story. ये फंड ऐसा है जो कंज्यूमर और FMCG थीम पे बहुत हाई बुलिश है. बेसिकली द phenomena, the what the fund looks at, it looks at the 4 M's of the market. आपकी सबसे पहले जो चीज वो देखता है कंपनी इन्वेस्ट करने के टाइम में, the management has to be good, your margin of safety in that company should be good, market leadership होनी चाहिए है, एंड मार्केट में उस पर्टिकुलर सेक्टर और सेगमेंट में मार्केट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. नाउ इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ऑलमोस्ट 140 करोड़ पीपल आर मूविंग फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप टू मिडिल इनकम ग्रुप टू अपर मिडिल इनकम ग्रुप. तो इट इज प्लेइंग ऑन द इंडिया थीम. अभी पोर्टफोलियो यहाँ पे सामने नहीं है, बट जस्ट फॉर माई ऑडियंस आई विल टेल 6-7 टॉप नेम्स एंड पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू देम. वेदर इट इज जोमैटो, आजकल कितने लोग अब डिलीवरी करते हैं खाने की, वेदर इट इज ग्रोसरी, ब्लिंकिट. अभी हमने स्विगी का सक्सेसफुल IPO देखा. द नंबर ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन द एयरलाइन हैज इंक्रीज्ड सो मच. द टॉप होल्डिंग इज इंडिगो. अगर मैं आई टॉक अबाउट पीपल, दे माइट हैव सीन लॉट ऑफ दीज टाटा स्टोर्स कॉल्ड Zudio in their neighborhood. It has tried to bring a cheaper and a nicer version of Zara into Exactly. people's life at good value for money. अगर मैं बात करूं आपके एक ब्रांड है जो आज मैं टुडे आई एम टेकिंग दिस कॉल फ्रॉम कानपुर एंड दिस ब्रांड हैज ग्रोन आउट ऑफ कानपुर कॉल्ड रेड टेप. हाउ रेड टेप इज गेटिंग पीपल टू मूव फ्रॉम
unbranded shoes to a branded shoe within a value price. So basically जो फंड मैनेजर की थीम है या थीसिस है कि इंडिया में कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, लोग एस्पिरेशनली चीज़ों को बाय करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे। तो एक वो चीज़ ऐसी है कि हमें पोर्टफोलियो में एक अपॉर्चुनिटी देती है कि we think as an aspirational India people will move up the curve, and he basically plays this theme that कि इंडिया में क्या अगले 10 साल 15 साल कंज्यूमर का थॉट प्रोसेस रहेगा, looking at how it has happened in China, how it has happened in developed countries, so people will keep on buying that. तो इश्करन, मैंने व्हाट यू हैव ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, आई थिंक सो अगर आप इनका परफॉर्मेंस ग्राफ देखिए, कंसिस्टेंट ऑन अ वेरी कंसिस्टेंट बेसिस, they have delivered a handsome outperformance over the benchmark, which is BSE 500, and which is supposed to be one of the most difficult benchmarks to outperform. So consistently अगर आप देखिए since inception, which is more than 5 years, 19% of BSE 500 versus 34%. If I look at 3 years, 16% of benchmark, 36%. 1 year को मैं नहीं अभी इतना इंपॉर्टेंस दूंगा, बट आई वुड एक्चुअली लाइक टू पिन पॉइंट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो 3 मंथ रिटर्न है और 1 मंथ रिटर्न है. अगर आप ये देखिए, सो जहां पे मार्केट इज द बेंचमार्क इज -4%, यहाँ पे फंड जो है इट इज अप 13%, द PMS स्कीम. एंड जहां पे मार्केट 1 मंथ बेसिस पे it is 6% down, this particular fund is almost flattish to slightly positive. So again it goes to show के ये जो एक सेंट्रिसिटी का इकोसिस्टम है, जो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ढूंढ के दे रही है. एंड दैट इज द कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ द 30+ स्ट्रॉन्ग मेंबर प्रोडक्ट टीम, कि वो कंटिन्यूअसली जो है आपके पास ये अच्छे आइडियाज ला सके, which are not available to everybody, but through centricity such PMS which are boutique in nature are also available to you. So Ishkaran, continuing 2 मिनट जल्दी से फाउंडर पोर्टफोलियो के लिए, कि इसको फाउंडर पोर्टफोलियो क्यों कहा जाता है? तो बेसिकली फराज, इसमें दे लुक एट कंपनीज वेयर, कैन यू चेंज द, या इट इज कम नाउ. सो बेसिकली अगर आप देखें ये जो कंपनीज हैं जहाँ पे फाउंडर्स का प्रोमोटर्स का बड़ा हाथ रहा है कंपनी इस्टेब्लिश करने में, स्किन इन द गेम है, उस बेसिस पे ये कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं पोर्टफोलियो में बिल्ड करने के लिए. बट अगर मैं बात करूं कि ये फ्रेमवर्क क्या लेते हैं, क्योंकि दिस कम्स फ्रॉम मोतीलाल एंड यू हैव ऑब्वियसली मिस्टर अभिषेक आनंद एंड वैभव अग्रवाल, बट इफ यू लुक एट द थीसिस ऑफ रामदेव अग्रवाल जी, his thesis has been looking at growth, but now the focus is growth at relative valuation. तो high ROE देखते हैं कंपनी में, high return on capital employed देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग जैसे पेग रेशियो बोलते हैं, वो ग्रोथ वो देखी जाती है कि दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर. बट अगर कंपनी आइडेंटिफाई करनी हो उसके लिए एक फ्रेमवर्क भी यूज करते हैं जिसको ये लोग कहते हैं QGLP फ्रेमवर्क, की क्वालिटी होनी चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ होता हुआ दिखना चाहिए, एंड आप रिलेट कर पाएंगे वेदर इट इज, आई गिव यू एग्जांपल्स आल्सो, बिजनेस की लॉन्जेटिविटी होनी चाहिए एंड प्राइस कंपनी का अट्रैक्टिव होना चाहिए. अब जैसे अब बिजनेस की बात करें, मैंने जोमेटो का एग्जांपल दिया, अब मैं सुजलॉन की बात करता हूँ. अब जैसे काफ़ी मूवमेंट हो रही है टूवर्ड्स योर क्लीन एनर्जी, अगर आपकी विंड की बात करें या आपके रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सुजलॉन जिसका एक खराब टाइम गया था, सुजलॉन वाज एबल टू ओवरकम दैट वेयर देयर वर डेट पेमेंट्स एंड देयर वर इश्यूज. सो कंपनी की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, एंड अगर इंडिया के नेक्स्ट 5-10 ईयर्स की एनर्जी ट्रांजिशन की मूवमेंट देखें, तो वेदर इट इज सोलर, वेदर इट इज विंड, they are going to play an important role. So Suzlon was bought on that. Titan की हम सब स्टोरी जानते हैं through Tanishq brands. Similarly, Kalyan Jewellers has been growing at a very fast pace, and people are moving from buying jewelry from essentially पहले local store से buy करते थे, but अब बहुत सारे लोगों ने branded store से jewelry buy करनी शुरू की है. आपका Tanishq and Kalyan are classic examples. So basically the idea of founders portfolio is to look at
companies which are growing much faster than the economy, and that is what reflects in the last 1 year and 6 months or since inception earnings. Faraz, you want to add anything to this? I think so. They have been running a AIF on this platform for a longer period of time. PMS अभी इन लोग ने launch किया है. So जो AIF है उसका भी performance has been spectacular and इसी वजह से अब इन लोग ने PMS में लाए हैं. एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा because we are talking about PMS. Now PMS also offers a staggered way route of investing. So आपको 50 लाख का हाँ टिकट देना पड़ेगा. But what we would recommend at this point of time, what we would suggest at this point of time, considering the uncertainties regarding India's earnings, which are a short-term worry, or FII's ka movement, or what is going to happen in the US, or what is going to happen in the wars, because according to my understanding, and again, I'm repeating, this is my personal understanding, and it should not be considered as a view of anybody. Okay, in the next few months or quarters, आपका जो है जो भी ये factors हैं, ये they should get clear, they should pan out, and वापस अपनी इकोनॉमी जो है नॉर्मल तरीके से चलने लगेगी, and the capital flows will start coming back. So अगला जो ये 3-6 महीना या 9 महीने का जो वॉलिटिलिटी या एक साइडवर्ड मूवमेंट का जो फेज आ रहा है, इसके अंदर इफ वी यूज द एसटीपी रूट, चाहे इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स या पीएमएस, या जो हम लोग मजाक में कहते हैं अमीरों की एसआईपी एआईएफ में जो 10/10 का जो रूट होता है, 10 lakhs in 10 months, I think so that should be taken. So Ishkaran, other than this, what all other strategies would you want to talk about? So फराज, ये तो आपका पीएमएस हो गया. सिमिलरली व्हाट अभी मैंने आपको जोमेटो का एग्जांपल दिया, एंड वी सॉ द successful listing of Swiggy also. So what we want to bring to our partners and clients is there is a very good and effective way to participate in certain companies, typically 6 months, 12 months, 18 months before their IPO. क्या होता है फराज की lot of times we have seen good IPOs get oversubscribed 30 times, 40 times, 50 times, 100 times. अच्छा आईपीओ मतलब एलोकेशन नहीं मिलेगी, एलोकेशन नहीं मिलेगी तो 50%, 60%, 30% के प्रीमियम में खुलेगा. सो हाउ कैन वी एज अ कंपनी और एज अ firm give people access to such kind of companies? So that also brings me to this question, Faraz, आपके साथ की there are a lot of ideas where we see ki which companies which are growing much faster than the economy, they are doing much better than their listed peer. So how can we take allocation to them, and some of the names? So Faraz, some of the names you would want to share, and I can give financial details about them which you would want me to cover. तो सबसे पहला तो दिमाग में आता है एनएससी, बिकॉज सब कुछ जो है एनएससी पे ही चलता है. 90% शेयर शायद कैपिटल मार्केट्स की एनएससी पे ही है, और फॉर्चुनेटली आजकल अवेलेबल भी है हम लोग के प्लेटफॉर्म पे. सो एनएससी के बारे में अगर कुछ बोलना चाहें आप तो. सो बेसिकली टिपिकली हमने देखा है कि 90% जो फराज बोल रहे थे, आपके जो ट्रेड्स होते हैं मार्केट में, चाहे कोई भी आपका ब्रोकर रहे, चाहे मोतीलाल है, चाहे आईएफएल है, या कोई XYZ, जीरोधा, ग्रो अपस्टॉक्स, कोई भी है, 90% ऑफ द ट्रेड्स अगर आपने देखे होंगे तो ट्रेड्स हैपन थ्रू NSE. The front end might be any company. Second thing for us, what we have seen is, see, India today is about a $4 trillion economy. Market cap about 130, 140 times है, तो 5.5, 5.3, 5.4 के time है. We expect India to be a $9-10 trillion economy over next 5-6 years if one was to grow. So your market cap is also expected to grow to about 130, 140. तो 14-15 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएंगे अगर यही रेशियो मेंटेन करते रहे. ऐसे केस में जो आपकी कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, more and more companies will get listed, so the traction and the volume on NSE is going to increase. It should not decrease because more and more participation will happen. Whether you invest directly as a share, whether you invested through mutual fund, whether you invested through PMS, whether you invested through AIF, end of the day they end up buying on NSE only 90% of the volumes. Even your FNO volumes
despite the government ban on Bank Nifty, still the maximum volume will happen on NSE only. अगर मैं बात करूं comparison to BSE which is listed, NSE still trades at a significant डिस्काउंट टू द BSE वैल्यूएशन. अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ का उसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था. आज ट्रेलिंग बेसिस पे आपको 45-50 टाइम्स के प्राइस टू मार्केट कैप पे मिल जाता है. आपका BSE अभी भी 75 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है. A company which gives each year a dividend of 2 to 3% dividend yield निकल के आती है. On the last year, whatever the prices people bought it, the dividend yield was closer to 2%. So it is still available at a attractive valuation. We expect the company to grow at 14-15% profit growth for next 5-7 years. If you add the dividend yield, आपके लिए 18-20% का एक growth product बन सकता है. Looking at how India is expected to grow. तो Ishkaran, the next thought which comes to my mind, मार्केट थोड़ी सी आपकी डिफेंसिव प्ले वाली भी बन रही है और फार्मा को बहुत ज्यादा डिफेंसिव माना जाता है. वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया जो हम लोग अभी लेके आए हैं, दैट इज वीदा रिसर्च क्लिनिक. थोड़ा सा वीदा रिसर्च क्लिनिक करती क्या है, और ये शायद एक मोनोपोली बिजनेस है फिलहाल एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. तो फराज, अगर मैं वीदा क्लिनिकल की बात करूं रिसर्च, तो ये बड़ा नीश प्ले है. अगर आप देखेंगे, हम एज अ कंज्यूमर ऑफ योर मेडिसिन, हम क्या करते हैं, मेडिसिन जाके बाय करते हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ टेस्टिंग एंड ऑल विच गोज बिहाइंड अ मेडिसिन. तो वीदा क्लिनिकल क्या करती है कंपनी? इट डज क्लिनिकल रिसर्च फॉर कंपनीज लाइक मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डीज. उनके कोई भी ड्रग लॉन्च होना होता है, उनकी कोई भी मेडिसिन लॉन्च होनी होती है, उसकी वो रिसर्च करती है कंपनी. तो जो कंपनी का अगर हम देखें कि उसके जो टॉप शेयर होल्डर हैं, XCX पार्टनर्स करके टॉप शेयर होल्डर हैं, 2803,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अवेलेबल है. एंड ये आपके ग्लोबल कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनीज के लिए कैंसर पे रिसर्च करेगी, कोई आपके शुगर मेडिसिन पे रिसर्च करेगी. सो बेसिकली इट डज अ clinical research for these pharma giants. Basis the approval and research of these companies, the drugs get launched. So it's a very niche play. इसका IPO अगले 1 से 2 महीने में एक्सपेक्टेड है. आपको ये अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है. एंड इट इज अ वेरी गुड कंपनी, अ डिफेंसिव कंपनी विच कैन बी एडेड टू द क्लाइंट पोर्टफोलियोज. शायद अभी हीरो जो फैमिली है, मुंजल फैमिली, उन्होंने भी एक शायद इसमें काफी बड़ा स्टेक लिया है. हाँ फराज, सो हीरो फिनकॉर्प जो पवन मुंजाल फैमिली ऑफिस है, उन्होंने 6% इसमें स्टेक बढ़ाया है. अपना दे बिलीव दैट इट इज़ अ फंडामेंटली गुड कंपनी फॉर ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 5-7 years. एंड नॉट ओनली हीरो फैमिली, इसमें मधुसूदन केला जी जो हैं, who's a marquee investor, has also picked up a stake in it along with the Dalmia family of the Dalmia Cement Group. So these are some of the marquee investors. लेकिन मैं थोड़ा सा, ये जो मधुसूदन केला साहब का नाम आया, उन्होंने लास्ट जो स्टॉक पकड़ी थी उसका नाम था वारी, और पिछली दिवाली पे उन्होंने अनाउंस किया था CNBC में, और लगभग 400-500 का रेट होता था, और उसका IPO भी आ गया. सो अगर मधुसूदन केला साहब ने उठाया है तो सेंट्रिसिटी भी सही रास्ते पे जा रही है, आई शुड से. दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिख रहा है, विवृति कैपिटल. इश्करन, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, बिकॉज आई थिंक सो इट इज अ 3-way प्ले. NBFC भी है, AMC भी है, और एक वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी भी है, स्पेशल सिचुएशंस भी है इसमें. सो बेसिकली विवृति अगर आप देखें, ये विनीत सुकुमार जी ने स्टार्ट करी थी. 3 इसके, आपने बिल्कुल सही बोला, बिजनेसेस हैं. एक NBFC बिजनेस है वेयर दे लेंड टू MSME कंपनीज एंड हाउसिंग कंपनीज. फिर अगर हम बात करें, उनका एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वेयर दे आर बेसिकली डेट PMS और AIF रन करते हैं, वेयर देयर टारगेट रिटर्न इज एनीवेयर बिटवीन 10 to 15% IRR. प्लस इनका एक बॉन्ड का प्लेटफॉर्म है कॉल्ड UB. अब UB इज समथिंग लाइक अ डेट अंडरराइटर वेयर दे underwrite debt issuance and
किसी कंपनी को 50 करोड़ रेस करना है, 100 करोड़ रेस करना है, तो ये अंडरराइट करके आगे डाउनसेल करते हैं। अब इस कंपनी में एक यूनिकनेस क्या हो रही है, ये उसकी सब्सिडरी यूबी जो है उसको डीमर्ज करा जाएगा थ्रू विवृति। तो अभी जो विवृति आपको अवेलेबल है लगभग 3.5 टाइम्स 3.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। 9,500 करोड़ के करीब का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। Post the demerger, which should happen in next 3 to 6 months, basis the NCLT and the court approvals, ये दोनों कंपनीज आर एक्सपेक्टेड, विवृति एंड यूबी जो अलग कंपनीज हो जाएंगी, दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम यूनिकॉर्न्स। तो आपका जो 9.5 10 का आपको जो कंबाइंड वैल्यूएशन मिल रहा है, आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये 16-17 हजार करोड़ की वैल्यूएशन पे दोनों कंपनीज डीमर्ज होंगे, विच शोज इट कुड बी अ पॉसिबली 60%, 50%, 60% अपसाइड फ्रॉम दीज लेवल्स। So, Ishkaran, now thank you so much. बड़ा insightful inputs दिए आपने। I think so बहुत ही simple points बताए but very effective points. So, Ishkaran, अभी हम लोग unlisted की बात कर रहे हैं। I would want you to jump to the other extreme, which is bonds, because debt, according to us, always play a very important part. हम लोग ने अभी रोड शोज किए थे पूरे पैन इंडिया, और हम लोग ने कहीं जगह पे जाके मनु भाई ने, जो हु इज अ सीईओ, उन्होंने सबसे पूछा था व्हाट इज योर मार्केट करेक्शन प्लान। उस वक्त मार्केट ऊपर ही चलती चली जा रही थी, बट आज हम लोग को शायद मार्केट करेक्शन प्लान की भी जरूरत समझ में आ रही है, और हम लोग को शायद एसेट एलोकेशन की भी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। सो थोड़ा सा जो है जल्दी से दो तीन Faraz, अच्छी not taking much अपॉर्चुनिटीज और time. क्यों करना चाहिए। जी। So Faraz, different people have different needs. One size fits all कभी होता नहीं है। आपके पास लोग होते हैं जिनको which are dependent on certain cash flows, उनको अपनी लाइफ में वॉलिटिलिटी कम चाहिए होती है, क्योंकि जमा पूंजी किसी ने बनाई है 100 रुपए, अगर सपोजिंग कोई रिटायर हुआ है लेके, या किसी ने कोई कंपनी बेची है, या उस पैसों पे वो डिपेंडेंट हैं, तो वो ऐसा नहीं देख सकते अपने पोर्टफोलियो में 100 का 80 हो गया, 100 का 90 हो गया, फिर अच्छा चांदी रही तो 100 का 130 हो गया। उनको एक कुछ कैपिटल वो डालते हैं ग्रोथ में, और कुछ डालते हैं स्टेबल कैश फ्लोज के लिए। अब स्टेबल कैश फ्लोज के लिए उनके पास ट्रेडिशनल आइटम होती है कि हम गए, हमने बैंक में एफडी कर दी, 7.5% या जो भी उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो अचीव कर लिया। But then there are good private companies which give you a 100 basis, 200 basis point, या 500 basis point alpha over a good over a FD। अब ऐसी कैसी कंपनीज हैं, अगर हम रिलेट करें, हम देखते हैं कि मार्केट में गोल्ड लोन बहुत दिए जाते हैं। मुथूट एक ऐसी कंपनी हो गई जो आपको लोन देती है अगेंस्ट गोल्ड। अगर आप देखेंगे, कभी जाएंगे मुथूट के स्टोर पे, तो आपको 18%, 20%, 22% के ब्याज पे गोल्ड मिलता है। लेकिन गोल्ड का आपका रेट बढ़ भी रहा है, तो आपको पता है कि गोल्ड में जो डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल कम है। तो मुथूट जैसी कंपनी जो आपको है, अगर आप मुथूट का स्लाइड अनुज यू कैन पुट ऑन इट, सो मुथूट जैसी कंपनी आपको एक एफडी के ऊपर ऑलमोस्ट 2% का एक एक्स्ट्रा रिटर्न दे देती है। आज की डेट पे मुथूट अवेलेबल है आपको 9.5 के रिटर्न पे। और अगर इसमें आपकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जिनको मंथली कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, मंथली इंटरेस्ट पे आउट है। अगर मैं सिमिलर गोल्ड लोन की कंपनी की बात करूं, एक कीर्तना कंपनी है। अगेन कीर्तना का थोड़ा क्या कहते हैं, यील्ड हायर है। वो भी 100% गोल्ड बैक कंपनी है, गोल्ड के अगेंस्ट ही लोन देती है। 12% की यील्ड पे अवेलेबल है आपके क्लाइंट्स के। अगेन उसमें मंथली आपको फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो अगर आपके क्लाइंट्स जो हैं हु आर डिपेंडेंट अपॉन कैश फ्लो, या थोड़ा फिक्स्ड इनकम में रखना चाहते हैं, या थोड़ा 100% इक्विटी से डरते हैं, तो बॉन्ड्स ऑल्सो बिकम एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन इन देयर पोर्टफोलियो। First, they are able to achieve the client cash flow requirement. Second, they act as a hedge जब market गिरती है। तो bond is also a very essential part of the portfolio, where it can be added to clients' portfolio for their financial needs and requirements. Faraz, you want to add anything to it? सर मैं तो बस इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपको लगभग 12% का IRR बन रहा है, लगभग 30 महीने का पेपर है।
सो जो टिपिकली हम लोग जो कॉर्पोरेट एफडीज की तरफ भागते हैं या हम लोग जो एफडीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे लगभग 7.5, 8, 9% की रिटर्न आती है, 9 तो बहुत ही ज्यादा बोल दी मैंने, 8.5% की रिटर्न आती है। मैं भी वहीं फराज ऐसी एफडी ढूंढना चाहूंगा 9% वाली। में गलती हो गई साहब, माफी चाहेंगे। सो एनी हाउ वहां पे आपको 12% आपको जो है आईआरआर मिल रही है, और विद द सेफ्टी ऑफ 100% गोल्ड बैकिंग। तो जहां पे अगर आप देखिए तो इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सॉरी एनपीएस जो है इसके इज 0, and the promoter also has such a strong track record that she has made a listed company जो इसके पहले जहां पे वो काम करती थी। सो आई थिंक सो इट्स अ वंडरफुल आइडिया। इसके कैश फ्लोज भी आपको मिल रहे हैं, आपको सेफ्टी भी मिल रही है, और इन टाइम्स लाइक दिस जो आपके इन बॉन्ड से कैश फ्लो आ रहा है आपका, उसकी वजह से अब हम लोग काफी लोग जो है ना SWP रिकमेंड करते हैं इक्विटी फंड से, लेकिन जब भी हम लोग ने देखा है कि SWP विल ऑलवेज वर्क when the equity markets are consistently going up. But if the markets are down for a long period of time, SWP will start eating into the principal amount or possibly the larger capital gains which we have accrued over a period of time. So मैं ये नहीं कह रहा कि SWP बुरी चीज है, बट यहाँ पे एक ऐसी हमारे पास ऑप्शन है जहाँ पे हमारा प्रिंसिपल इंटैक्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन हम लोग को कैश फ्लोज मिलते रहेंगे, और एक जो है स्टेबिलिटी और एक विजिबिलिटी और एक लीनियर रिटर्न के साथ। सो हमारे जो स्पेशली बुजुर्ग रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए विद गोल्ड बैक सिक्योरिटी, आई थिंक सो इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट ऑन अ बॉन्ड साइड, आई थिंक सो इट शुड डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एंड टॉक टू। और पहले ये होता था कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स होते थे बॉन्ड्स के, करोड़ों में इन्वेस्ट करिए तो मिलेगा आपको। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज इज ओनली 5 लाख रुपीस। फराज And at the same time, it is not only, it is good for the client, which is the most important thing at the end of the day, it is good for the distribution community also. And you can contact your Centricity RM to get details. Ji, Karan, sorry, Faraz, I was just saying, मैंने कहा as there is gold backing and we are confident upon gold as an asset class, I think so Kirtana Muthoot become a no-brainer for clients' fixed income portfolio. सर देखिए, अभी जो इनफैक्ट जब ये देखा गया है कि जब जियो पॉलिटिकल टेंशन होते हैं, आपके जो है अनसर्टेनिटी होता है, ये सब वक्त के अंदर, और हम लोग ने देखा ही है कि गोल्ड और इक्विटी का लॉन्ग टर्म में जो है नेगेटिव कोरिलेशन है। सो इट गोल्ड इज ऑलवेज अ हेज। नाउ अगर आने वाले वक्त में अगर गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो जनरली ये कंपनीज क्या करती हैं, आपको 100 रुपए का लोन देती हैं तो आपसे कहती हैं 120 रुपए का गोल्ड दीजिए। हर महीने आप पेमेंट करते चले जा रहे हैं ईएमआईज के थ्रू, तो आपका 100 रुपए तो कम होता जा रहा है, बट फॉर्चुनेटली इन द टाइम्स वी आर इन, गोल्ड की वैल्यू तो आपकी बढ़ती चली जा रही है। सो जो 120 रुपए का गोल्ड था वो आपका बढ़ के 130, 140 का होता जा रहा है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि ईएमआई पे करी और वो उन्होंने कहा नहीं आज मैं बाली लेके चला जाऊंगा, आज मैं झुमका लेके चला जाऊंगा। वो आपको जब पूरा लोन पे ऑफ कर देते हैं तभी आपको जब पूरी आपकी ज्वेलरी मिलती है। सो दिस इज द ब्यूटी कि आपका कोलैटरल एक एप्रिशिएटिंग कोलैटरल है, बहुत ही लिक्विड कोलैटरल है। और जनरली लोग जब गोल्ड लोन लेते हैं जनरली कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो ज्वेलरी वो लोग रखवाते हैं उसके अंदर एक इमोशनल भी एक कनेक्शन होता है, क्योंकि शायद वो शादी की ज्वेलरी हो या बच्चे की शादी के लिए उन्होंने अपना गोल्ड इकट्ठा किया हो। सो जनरली पीपल don't mess it up when it comes to gold based loans, and which is very evident in their NPA number also. So Anuj, we would want to, Yeah, I think we can now leave the house open for question and answer if you allow. Perfect. So I request everybody to please ask questions if any. So आपका in middle of the screen you can see the option called raise hand. तो जैसे ही आप वो click करेंगे I'll allow you to speak. So I think few hands have been raised. Saket Shrivastava.
Saket ji, thank you so much for joining, and please sir, please ask your question. Saket Shrivastava. साकेत जी आवाज आ रही है? निरंजन जी से पूछते हैं। निरंजन गुप्ता जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए सर। आई थिंक निरंजन जी भी नहीं है। लेट्स टॉक टू संजीव। संजीव कुमार जी मैंने अनम्यूट किया है आपको। यस, थैंक यू सो मच सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सिक्योरिटीज के लिए भी डीमेट खुलवाना पड़ेगा क्या? ये कैसे सर खुल जाएगी? आपका जो भी बॉन्ड होता है या अनलिस्टेड होता है वो आपके डीमैट में ही आता है, तो डीमैट होना एक लाजमी चीज है और वो सेफ भी है सर एक तरीके से। ठीक, तो इसकी पेमेंट कैसे होएगी? बॉन्ड की सर? बॉन्ड की भी और अनलिस्टेड की भी? सर दोनों के लिए आपको पूरी डिटेल्स दी जाती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड का टिकट साइज आप इधर सेंट्रिसिटी को पे करेंगे या आपका जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू आपका जो है डील होती है, जो आरबीआई की एक एजेंसी होती है बॉन्ड्स की, वहां से होती है। उसके अंदर आपको एक पूरा एक कोटेशन आता है हम लोग की तरफ से, जो आपको आपके क्लाइंट को एग्री करना पड़ता है कि ये आपके कैश फ्लोज होने वाले हैं, ये आपकी प्राइसिंग है, और आपको पैसा जो है डिपॉजिट कराना पड़ता है, प्रूफ करना होता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा बॉन्ड के अंदर सर, क्योंकि ये डेली प्राइस इसका चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट अक्रूड वाला होता है। तो सपोज आज आपको कल आपको जो है उसको जो है ट्रेड करना था, तो आपको कल की प्राइस आपको दी जाएगी। फॉर सम रीजन आप वो नहीं कर पाते हैं कल 4 बजे से पहले पहले अगर ट्रांसफर, तो वो ट्रेड कैंसिल हो जाता है और फिर हमें नया सिरे से करना पड़ती है। और क्योंकि उसमें अंदर एक दिन का एक्स्ट्रा अक्रूड इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तो उसकी प्राइसिंग हम लोग को फिर से देनी पड़ती है। तो अगेन मैं आपसे इसका जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं उसके लिए आप सर किस ज्योग्राफी से बोल रहे हैं सर? मैं तो पड़ोसी हूँ आपका, रोहतक से ही बोल रहा हूँ। अच्छा, रोहतक से बोल रहे हैं सर। तो आपके आरएम कौन है सर? गौरव। गौरव। मैं गौरव से रिक्वेस्ट करूंगा कि संजीव जी आपको पूरा अनलिस्टेड और अनलिस्टेड का बहुत ही आसान है। एक प्राइस होती है जिसमें हम आपको ये शेयर प्रोवाइड करते हैं, आप उसमें अपना मार्जिन बिल्ड करते हैं, और आप अपने क्लाइंट का जो है, क्लाइंट आपका सीएमएल, क्लाइंट का आधार, क्लाइंट का पैन और क्लाइंट का कैंसिल चेक, ये आप हमें केवाईसी देते हैं क्लाइंट का। क्लाइंट एक बार जो है वो सेंट्रिसिटी के अकाउंट में पैसा करेगा, तो विद इन 2 वर्किंग डेज आपके क्लाइंट के डीमैट में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो फिर सेल कैसे होंगे? वो भी सेंटर सिटी के थ्रू ही होंगे, लिस्टेड तो है नहीं, ये स्टॉक एक्सचेंज से तो नहीं हो सर पाएंगे। देखिए, जो शेयर्स हम लोग जो है अब कवरेज कर रहे हैं उसको हम लोग जनरली बायबैक भी कर लेते हैं। और अगर फॉर सम रीजन अगर हम लोग को उस वक्त हमारे पास सफिशिएंट शेयर्स हैं, अगर या फिर कोई ऐसा शेयर है जो हम लोग नहीं खरीद रहे हैं अपनी प्रोप्राइटरी बुक पे, तो हम वहां से मार्केट से अरेंज भी कर देते हैं सेलर। ये तो जो बॉन्ड का मिनिमम टिकट साइज 5 लाख है, तो 5 लाख ही लगाना पड़ेगा? जी सर, अब अलग अलग बॉन्ड्स का अलग अलग होता है सर। कुछ बॉन्ड्स का 2 लाख भी है, कुछ का 5 लाख भी है, कुछ का 10 का भी है। तो जो अभी हमने आपको कीर्तना वाला दिखाया था उसमें 5 लाख का है सर। कुछ ऐसे भी तो उसका बॉन्ड्स भी हैं जहाँ 5 पे लाख मिनिमम 2 लाख रुपए भी है सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you for asking your question. Shelly ma'am, please ask your question. Please go ahead. Yeah, hi, good evening, sir. So the question is, depending upon the life cycle of our clients, at times we have to convert their equity portfolio to another portfolio in which we can set up SWP, right? जैसे cash की requirement होती है, तो आपने बताया we can make use of bond. जी सर। So मेरे एक ऐसे ही client है, उनका इस वक्त Ma'am, your voice is cracking. Man, I don't know whether it's a problem with Shelly me ma'am, or... if you can write your question, please, that would be great. If you can write your question, please. Your voice is breaking. Please write your question. there are also some other instruments wherein some fixed interest can be derived. मैम आपकी we have lost you, तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। I have understood. So, Shaili ma'am, you are based out of which city, ma'am? Sir, I'm from Delhi. Delhi. And who's your RM, ma'am? Shantanu Shantanu. is my RM.
Sure. So, ma'am, I'll get in touch with you directly also, but just for the benefit of everybody, see, जो सबसे आसान ऑप्शन है वो कॉर्पोरेट एफडी होता है। अभी थोड़ी दिनों में हम लोग आपको बैंक एफडीज का भी ऑप्शन देने लगेंगे। बट अदर देन दैट अगर आप देखिए तो बॉन्ड्स इज द मोस्ट लुक्रेटिव ऑप्शन कंसिडरिंग द रिस्क रिटर्न पैरामीटर, क्योंकि एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट अमाउंट, because debt AIF भी होते हैं, and I would highly recommend people to consider debt AIF also and understand them, because that is one of the products which is very underserved and हम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वहां पे भी विवृति, जिस हम अभी अनलिस्टेड की बात कर रहे थे, वहां पे उनका एक डेट AIF भी है जो लगभग 8 से 10% पोस्ट टैक्स रिटर्न देने की कोशिश करता है, और वहां पे कैश फ्लोज भी होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़ का ही होता है। सो अगर आपका जी सर। क्लाइंट इतना बड़ा है कि 1 करोड़ का सिंगल टिकट कर सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप नियो का एक आपका डेट AIF है या विवृति का डेट AIF है, इन दोनों को आप कंसिडर करें। अदरवाइज बॉन्ड्स और जो है फ्यू कॉर्पोरेट एफडीज जैसे ICICI का हो गया, LIC का हो गया, दीज आर वेरी सॉलिड नेम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। कुछ आपका श्रीराम ट्रांसपोर्ट का हो गया, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, अभी जैसे हेला है, हेला का बॉन्ड इज क्वाइट डिसेंट। अगर आप देखिए 15% तक की आपकी उसके अंदर यील्ड आ रही है। ब्लू स्मार्ट का भी है। सो ऐसे काफी सारे बॉन्ड्स हैं और काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। जी सर, सो यू रिकमेंड कि एक बुके बना लें हम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स, एंड दैट वुड बी द वे आउट। मैम डेफिनेटली, बिकॉज आपने एक जो वीडियो हम लोग ने दिखाया था उसके अंदर था ना कि वो एक बास्केट में एग्स रखे हैं, वो बास्केट गिर गई एंड ऑल द एग्स ब्रोक। बिल्कुल। तो मैम देखिए, डाइवर्सिफिकेशन चाहे वो क्लाइंट का पोर्टफोलियो हो इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, in terms of asset class, it is also very, very crucial. Similarly, your income is also needs to be diversified. That is why using different products is very, very crucial. एग्री सर, आई कम्प्लीटली एग्री। सो सर, मैं इसके साथ में आपसे ये भी पूछ रही थी कि इक्विटी से अब बॉन्ड्स में कैसे शिफ्ट करें, बिकॉज हाँ देखिए, अगर इज देखिए इट आप द बस इस वजह राइट टाइम से, टू टेक अ कॉल? मैम इस वजह से इक्विटी से डेट में मत मूव करिए, क्योंकि इक्विटी अभी थोड़ी सी वॉलेटाइल है। अगर उनके पोर्टफोलियो में ओवरऑल एसेट एलोकेशन में वो इक्विटी बहुत ज्यादा हो गया है, मानिए सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि 50% उनका या 60% इक्विटी होना चाहिए था, और आज की डेट में वो बढ़ के 80-90% हो गया है, तो अब उस सूरत में ही केवल आप जो है डेट में जाइए। अगर उनको 50% ही इक्विटी में रहना था और 50% पे ऑलरेडी हैं, तो इनफैक्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर एसेट एलोकेशन के हिसाब से उनका इक्विटी एक्सपोजर ओवर एक्सपोजर हो गया है, तो जो पॉकेट्स जो अभी ईश्वरन ने बहुत ब्यूटीफुली बताया था, जहां पे वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड हो गए हैं, चाहे वो मिड कैप हो चाहे वो स्मॉल कैप हो, वहां से थोड़े प्रॉफिट बुक करिए। एग्जिट कहीं से मत करिए कंप्लीटली, बिकॉज कब क्या अच्छा करना लगे किसी को नहीं मालूम है। और हम लोग ने कुछ दिन पहले टाटा के CBO के साथ भी मीटिंग की थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं मुझे वो बहुत भा गई है, कि दो ही लोगों को मालूम है कि मार्केट कब ऊपर जाएगी या कब नीचे जाएगी, एक भगवान और दूसरा झूठा। सही बात है सर। So you have to follow asset allocation. 90% of the return is attributed to asset allocation. जिसने ये डिसिप्लिन फॉलो कर लिया वो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में रिटर्न करेगा। और यकीन मानिए मैम, हम लोग का जो काम है, जो हम लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम लोग का काम ये फंड मैनेजर का नहीं है। हम लोग का प्राइमरी काम है कि हम लोग डिसिप्लिन और एसेट एलोकेशन अपने क्लाइंट्स को फॉलो कराएं। जी, राइट सर। Thank you, Shali. Thank you for asking your question. रवि कुमार दामोदरन जी, सर प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। रवि कुमार जी, सुन पा रहे हैं रवि कुमार जी? हाँ, am I audible, please? Yes, yes, sir, you are. Yes, Please sir. ask your question. Right. Actually, it's not a question. It's more like a comment. And I
first want to place my compliments to Sure. the team at Centricity for all the initiatives that you guys take to keep us IFAs, on our feet and be knowledgeable, so that, like Faraz Thank you so said, much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. welcome, Faraz. I want to go back to what you said earlier about our industry being a knowledge-based industry and not a selling industry. I couldn't agree Correct. with you more there, actually. And the beauty of a time such as these corrections that are happening, of course, corrections happen as part of business cycles. But in my humble opinion, it is the time of the corrections that we learn much more than when things are, at a high and things are going smoothly and clients are happy and, there's general euphoria all around. But it is during these Yes. times of corrections and falls that you really get to understand the deeper aspects and the dynamics behind market movements and the economy and investors, behavior, etc. So in my humble opinion, there are only two things that we IFAs have to do. One is to continuously keep upgrading our skills and knowledge and be on the cutting edge of really what is happening. Two, we have to be available to our clients. In fact, I would say on a proactive basis, because you know that they will call you during market corrections with a lot of fear and uncertainty and doubt. So it's very important to keep upgrading oneself and be on the ball. And the third point, which I want to say, is that we must, as IFAs, have an opinion. At no point in time can we say, I really don't know what is happening. And ma'am, you just can't bullshit around to clients who anyway have some prior information about what is happening. So net, what I really wanted to say is I agree 101% with what Faraz said, that this is in fact a knowledge-based industry, and that we IFAs have to be on the cutting edge of things as they keep happening on a day-to-day basis, if not an hour-to-hour basis. Thank you. So, Ravi sir, again, same compliment. I would return the thing back to you. Couldn't agree more. And the way you actually told this, and actually coming from see, we have been preaching this for a long time, but one of the community people echoing the same thought process and something which people can relate to with, I think so. Thank you so much. And this compliment means a lot to us, sir, a lot to us. And in fact, one small thing which I would like to add, generally when such times happen, our community goes on the back foot. As Ravi sir said, we should not be on the back foot. We should be proactively communicating with people. In fact, I'll say go one step further, because this is the time wherein your acquisitions can actually happen. Because when everything is going great, जब हर चीज अच्छा चल रहा है, everybody is happy with their financial product distributors or mutual fund distributors or etc, whatever be the nomenclature. But it is times like this that defines and it differentiates men amongst boys. अभी पता चलेगा कि किसने नॉलेज बेस्ड सेलिंग किया है और किसने सेलिंग केवल किया है. And it will be much easier to acquire clients and find those small little mistakes what people have made in the construction of portfolios. Just wanted to add one more point, Faraz bhai, that you see, it's Morgan Housel in his book Psychology of Money who says that personal finance is more personal than finance. And it is precisely during these correct times of correction and volatility that you can actually build that personal touch more with your clients than when things are going on a high. If you do that and you hold their hand and you take them through these so-called dark times, you can bet on it that they will stick around with you when the going is good. Wonderful, sir. Wonderful. Again, couldn't agree more, sir. Couldn't agree more. Thank you. Thank you very much. Mr. Ravi. Thank you. Thanks for your kind words. Thank you. Mandar Pujari ji, please अपना question पूछिए, Mandar ji.
Yeah, hi Faraz, hi team Centricity. I am just a request. It's not an basically a question. Please, sir. Faraz and team, can you please do some just like this session on unlisted and the bond parts, because this side of an this side is very much untouched right now. Perfect, sir. So, just a request. I do come from an private banking channel. Now I started with my own. So Perfect, sir. these things are more pushed by the banks compared to the individual IFAs. So just a request, if we could do something on this, because this has a great opportunity. I do come from an city called Nasik, which is near Mumbai. Being into Nasik, for us means for every IFAs, every time we are going to the client with the same mutual funds and all these stuffs, AIF and PMS. AIF and PMS is again a different story. But unlisted and the bonds will keep us focusing more on going to a client place and discussing some new topics with the client, and client would be more happy to hear from us. So just a request, if you could just get more focus on this unlisted and the PMS Perfect. bot side. So again, sorry, I would again thank Raj, you, you can answer this. Mandar Saab. Thank you so much, because this is exactly what we've been telling our partners, that bankers, private bankers, institutions, ये लोग लीड ले लेते हैं ये सब प्रोडक्ट्स में और अपना एक डिफरेंशिएशन बना लेते हैं, और आप जैसे लोगों से ये सब बातें सुनने को मिल रही है, तो आई थिंक सो इट विल हैव मच मोर इम्पैक्ट. दूसरा सर, मैं एक चीज बोलूंगा, अनुज विल अभी प्रिंट द एंटायर ट्रेनिंग कैलेंडर. ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान्ड, सर. Other than that, sir, we have a website specially dedicated to learning and development, and there is also, अगर आप हम लोग का if you open a platform, वहाँ पे भी we have this Centrishala का link, and there is a this thing a website also dedicated for learning for this purpose, that is centrishala.co.in. वहां पे people can learn more about PMS, AIF, bonds, unlisted. There are micro videos for confidence building. There are also small little questionnaires, and for further acknowledgement, there is also certification. So आप लोग से recommend रहेगी. And having said that, sir, Anuj, why don't you just display the training calendar right now, which is planned, अगर rough भी if it is ready with you. Yeah, currently it is not ready for December, but I'll tell them. So basically, what happens now? So we make a calendar, we roll out a calendar well in advance for the month. So in which we cover all the financial products. So whether portfolio management services, PMS, alternate investment funds. Then we have this unlisted equities, listed equities, bonds. So we cover all the products in these in these trainings. So coming up, we had and one session like partner engagement, which is currently going on, and a few calls, fund manager calls also are there. So any PMS fund manager, any alternate fund manager comes in, gives the lecture and gives trainings on their strategy. So this is how it goes. So at Centricity, our overall we believe that literally we focus on overall learning and development of our partners. So we have launched Centrishala YouTube channel, in which you can go and you can find whole curriculum of PMS, whole curriculum of NISM, 5A, all product video plus the pitching videos also, like how to pitch these products to investors. And on Centrishala web page, which is called centrishala.co.in, you can find all the certifications. Yeah. If you can also tell about these micro videos जो product specific है, जैसे अभी अंकित ने जो है bonds के ऊपर ही जो है बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था. Then we have come up with these videos on transition VC, the various products also. Yeah. Let me show it. So centricity का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपकी वैल्यू ऐड करना, आपकी लाइफ में एनरिचमेंट लाना, आपके क्लाइंट के और आपका एक्सपीरियंस बेटर करना.
So we are not here to give higher brokerages or etc. etc. That might be a byproduct. But main चीज जो है हम लोग का motto is we want to make you at par with any of the private bankers who are robo-advisors. Yeah. So, Mr. Mandar, this is our Sentry Shala page in which you can find all the videos, all the product related videos. For an example, just 1 hour back, we have posted Stallion Asset Core PMS, right, in Hindi and English. So, business opportunity plan video is there. Tata India Innovation Fund English version. Tata India Innovation with the NFO is going on. So, this is it. Bajaj Finserv consumption, actually the NFO was going on, and this video investing in bonds. So Ankit Chandani, he takes care of our bond desk. Actually, the bond video is there. ICC potential PMS strategy. So these are all very short, very crisp videos where you can go, you can find, and I mean, you can share it with your clients also. So if you go on the playlist now, so there's a playlist which is there are the few pitching and positioning videos are there. So how to pitch PMS to your clients, how to pitch alternate investment to your clients, how to pitch bonds to your clients. Few NISM 21-year tutorials are also there if you want to clear portfolio management exam. So we have posted curriculum videos, chapter 1 to chapter 12. Right, so I have posted all the videos there. And this is mutual fund distributors, and NISM 5A whole curriculum is there. You can watch these videos also, and the product videos. So this is the playlist which you can access. Now this is the YouTube channel. If you write Sentry Shala, this page will appear. Now there is one more page which is called sentryshala.co.in. That is a web page, right? So if you write sentryshala.co.in, so that the web page will appear, and you can literally do the certifications there. So that's it. Thank you. Great. Thanks, Faraj. Faraj, one more question. Is it okay if I can ask? Please, sir. Please go ahead. No, call me Mandar. It would be fine with me because you are much more senior for me. Faraj, one thing is like that. This again going on then SEBI side or this thing going ahead, the PMS exams or the AIF exams would be much more compulsory. So Yes, if it as the Anuj shared, the other person shared about the site wherein the NIS PMS exam clearance tutorials are mentioned. So yes, sir. if the RMs could push for PMS exams to all the IFAs they handle, so this would help more on this PMS business also. So this is again just a suggestion. Just a Very suggestion. wonderful suggestion, sir. And in fact, I always say that before the sword is hanging on our head and it falls, we should try to voluntarily do these, because at the end of the day, it is knowledge-based setting. And if you appear for any exam and you get any certification, it will only help. So that is the whole agenda why these programs, be it on Sentry Shala or YouTube Sentry Shala, we are actually kind of publishing it. So definitely, sir, we will go ahead with that, sir. Anuj, let's take the last question, and then we can wind up because it's getting too late. पुनीत मांगला जी, सर प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए. पुनीत जी सुन पा रहे हैं? Yes, Anuj. Yeah, Hello, sir, please. Faraj ji. Hello, team, everyone. Good evening. Hello, Just Manga one- Saab, how are you? All good. All good. Nice to see you here again. Anyways, Mark, just a question. Actually, I joined late. Maybe you must have discussed earlier before I joined about spray engineering, because we have already discussed about Vida Clinical and then your Vibrity and all understood shares. But I think spray engineering was not there when I joined them. Can Spray somebody we did not cover today. We did not cover today, but then Ishkaran Saab, I think so. I'll need your services. Spray engineering. That is again one of my favorite. Actually, bets at this point Ishkaran of has another session from 7 p.m. sir. Actually, So he has to leave now. So let's there are take one last question. partners. Yeah, Can I? Saab ko kar le. Can I- Ishkaran, please. हाँ what I'll do is I'll connect on this with sir. Actually, partners Try are and tell you.
I'll actually tell you, sir. Let me take that, sir. I'll let And I Ishkaran. will thank you everyone for the lovely session. Just there are almost 25-30 partners sitting here with me, so I will have to. Thank you, Ishkaran, for making this session so special and so informative. Thank you so much. I'll take Mangla Ishkaran, Saab's question. So, Mangla Saab, see, spray engineering is a very wonderful play. So, as you know that globally there is a move towards what should I say, energy efficiency first, and carbon footprint, and then obviously this whole movement from fossil fuel based energy to clean energy. So this is spray energy somehow fits into this idea also, because in industrial use and especially in sugar industry, you need these heavy evaporators which help in the crystallization of sugar in that whole production process. So they have a patented technology जहां पे ये crystallization and evaporation happens at a much lesser temperature, and it happens at a much lesser energy consumption. And right now, this particular company, if my knowledge is correct, is kind of exporting to almost 40 countries their components, and this is only one of the things. So they have this added advantage of having a patented product which is solving a very big problem. And corporates जो हैं आपके वो they are also getting very responsible. So अगर heat emission कम हो रहा है, कम temperature पे हो रहा है, तो आपका heat footprint भी कम हो रहा है. And if it is happening at with much lesser energy consumption, तो उनकी balance sheets भी improve हो रही हैं, and in that way also they are acting as a good corporate citizen. So from a valuation perspective also, if you compare it with the listed peer group also of similar companies, because other companies don't have patent, from that valuation perspective also, it looks much better, sir. Okay, thank you. Acha, Farazi, one more question regarding the same thing. Yes, sir. As you have just discussed about, the investors and Vibriti and especially Vida. Yes, sir. Veda Clinic, but can you cite some investors who are investing in this company, Spray Engineering? So that I'll have to look into. Just give me a minute, sir. Just give me a minute, sir. Just like, Veda, may after you told that Munjals have invested, Dalmias are investing. Sure, sir. Sure, sir. Sir, I am unable to locate that data, unfortunately. I'll share it with you one-on-one, sir. Yes. We'll discuss later. After this meeting, I'll give you a call for 2 minutes also. Sure, sir. Thank you so much. Thank you very much. Banuji. Yes, sir. So we don't have any further questions, so you can end the session now. Actually, Thank you there's so some much. time constraint. Yeah. Thank you so much to the entire Centricity team and to the partners for making this so extra special and joining in good numbers. Thank you so much, and happy knowledge selling. Thank you so much, everybody, for joining, and thank you so much, Faraz sir. Thank you so much, Ishkaran sir, for the very beautiful session today. And we have covered a lot of things. And thank you so much for our partners that you have joined on time. And thank you so much, Centricity team, also, that you are doing a phenomenal job. Thank you, guys. Have a nice Thank day. you, Mr. Anuj, also. Yeah, most welcome, sir. Thank you.